हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइन ऑन डीएनए एविडेंस मैनेजमेंट। तो डीएनए काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। बहुत सारे केसेस जो है वो डीएनए के बेसिस पे ही सॉल्व होते हैं। लेकिन अभी हाल ही में देखने को मिला था कि डीएनए का जो मैनेजमेंट था, डीएनए को किस तरीके से रखा गया, लिया गया, उसको लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस देखने को मिली। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक गाइडलाइन लेट डाउन करी है कि डीएनए एविडेंसेस जो है इनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट विल अंडरस्टैंड कि दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन, द प्रोसीजरल गाइडलाइन इज गिवन ऑन 15 जुलाई, तो काफ़ी रिसेंट है। वी शुड ऑल नो। अब इसका बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो ये कहाँ से आया, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि एक्यूज था फॉर कमिटिंग अ मर्डर, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में 2011 का केस है, तमिलनाडु का केस है। इसमें एविडेंस जो है वो डीएनए एविडेंस लिया गया था। तो कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मैटर में ये पाया कि डीएनए एविडेंस जो है इस पर्टिकुलर मैटर में ये अनरिलायबल है। वाई? बिकॉज जिस तरीके से इसको लिया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, वो अपने आप में क्वेश्चनेबल था। और इसी के साथ में ऐसा वापस रिपीट ना हो कि डीएनए एविडेंस को इतने केयरलेसली रखा जाए या प्रोसेस किया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस गैप को देखते हुए, इस इनकंसिस्टेंसी को देखते हुए यहाँ पर एक प्रोसीजर लेट डाउन करी है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ द केस, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक पर्सन था जिसके ऊपर एलिगेशन था, ठीक है, डबल मर्डर का। अब इसी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और उससे पहले जब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में होता है तब वो कन्विक्ट होता है बेस्ड सोरली ऑन द डीएनए एविडेंस। तो इस केस का सेंटर पॉइंट ही डीएनए एविडेंस था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कन्विक्शन को सेट असाइड करते हुए पर्सन को एक्विट करा है, ठीक है। अब इसके पीछे के रीजन क्या थे कि पोस्टमार्टम जो है दैट इज कंडक्टेड इन ओपन, जो कि किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए था या किसी कंट्रोल सिचुएशन में होना चाहिए, ओपन में हुआ। सेकंड, डीएनए सैंपल हैड नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। डीएनए सैंपल लिए लेकिन उसके कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं थे। और प्रोसीजरल लैप्स लेड टू अनरिलायबिलिटी, और जो दूसरे प्रोसीजर अलग अलग एस्पेक्ट रहते हैं वो भी यहाँ पर फुलफिल नहीं किए गए थे। जब इतने बड़े दो ब्लंडर हमें देखने को मिलते हैं तो ऑब्वियसली और दूसरी प्रोसेस जो है वो इसमें फॉलो हुई नहीं थी। अब यहाँ पर डीएनए जो है इसका रोल क्या होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। सो बेसिकली डीएनए जो है हर एक पर्सन का एक यूनिक डीएनए हो, एक यूनिक, हम कह सकते हैं यूनिक डीएनए होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों के डीएनए काफी काफी क्लोजली मैच होते हैं, लेकिन हर किसी का जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं उस तरीके से जो डीएनए है ये भी काफी एक यूनिक जेनेटिक ट्रेट है। अब ये कलेक्टेड फ्रॉम क्राइम सीन, ये कैसे कलेक्ट किया जा सकते हैं? ब्लड से, हेयर से, सेमिन से, सलाइवा से, ठीक है। और इसको मैच करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेप केसेस में, ठीक है, जो सेमेन रहता है वहाँ से सेमेन सैंपल से डीएनए लिया जाता है और फिर उसको मैच किया जाता है, ठीक है। वैसे ही मर्डर केसेस में भी देखने को मिलता है, ठीक है, सलाइवा से भी मैच होता है। कई बार मर्डर सीन्स पे हेयर रह जाते हैं, ठीक है, उससे भी पता चलता है। या फॉर एग्जांपल कोई पर्सन की डेथ हो गई, उसका चेहरा जो है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड है, अब उसकी आइडेंटिफाई उसको कैसे करेंगे? तो ब्लड या सैंपल से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिलायबल डीएनए मैचेस सर्व एज ए क्रिटिकल कोर्टरूम एविडेंस। सो देयरफॉर डीएनए जो है अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, इसलिए अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बेसिकली दो पर्टिकुलर हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कलेक्शन एंड सेकंड इज ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। इफ यू सी कलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली मेंशन दैट कि कलेक्शन से रेफरेंस में ओनली दोज पर्सन शुड बी कलेक्ट द डीएनए एविडेंस who are trained personnel and using a protective gear. Second, इमीडिएट सीलिंग इन टेम्पर प्रूफ कंटेनर। तो जैसे ही ट्रेन पर्सनल ने उसको कलेक्ट किया वैसे ही हैव टू स्टोर दैट इन टेम्पर प्रूफ कंटेनर, किससे और ज्यादा छेड़छाड़ ना हो पाए। आफ्टर दैट there should be labeling on that, labeling regarding FIR details, date, sections, officer information, etc, etc, and it should be signed by the medical officer, the investigating officer and the witness, and it will be mandatory, जो कि इसकी रिलायबिलिटी जो है वो फिक्स करेगा। देन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज को लेकर भी सेकंड कैटेगरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली गाइडलाइन दी। उसको अगर हम समराइज वे में समझे तो दिस पर्टिकुलर सैंपल हैव टू सेंड टू द लेबोरेटरी विद इन 48 आवर्स, ठीक है, एंड इट शुड बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड एंड आफ्टर कमिंग इनटू लैब it should be stored in a controlled condition to prevent any degradation, जिससे जो एविडेंस है वो खराब ना हो जाए, ओके।
नाउ चेन ऑफ कस्टडी एंड हैंडलिंग रूल्स, सो नो ओपनिंग बीच में, नो अल्टरेशन, नो रीसीलिंग बिफोर कोर्ट ट्रायल अप्रूवल। ठीक है, तो ये अप्रूव हो गया, सील हो गया, इसके बाद में इसको ओपन नहीं करना है, अल्टर नहीं करना है विदाउट ट्रायल कोर्ट्स अप्रूवल। सो चेन ऑफ कस्टडी लॉग मैंडेटरी, सो यहाँ पर एक आपको कस्टडी लॉग भी यहाँ पे मेंटेन करनी है, डॉक्यूमेंट ऑफ एवरी स्टेज ऑफ द हैंडलिंग इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, एंड दिस विल मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द evidence. Now, what is the significance of this guideline? So, particularly, this establishes a scientific sound and a tamper-proof DNA हैंडलिंग प्रोसेस। सो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हमें अनयूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती थी, कहीं पर कुछ अलग प्रोसेस फॉलो हो रही, कहीं पर कुछ अलग प्रोसेस फॉलो हो रही, जैसे तमिलनाडु वाले केस में तो प्रोसेस ही फॉलो नहीं हुई थी। सो अब ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलेंगी, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस होगी। ठीक है, कंटेमिनेशन, डिग्रेडेशन, टेम्परिंग, इससे भी बचेंगे, और ये अपने आप में एक रिलायबल एविडेंस के फॉर्म में कोर्ट में हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ जो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग डेनमार्क्स कॉपीराइट स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट डीफेक्स। डेनमार्क ने अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़रूरी स्टेप उठाया है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक ऐसे लॉस आ जाने थे, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी 100 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, हम कह सकते हैं खरगोश की स्पीड से जा रही है, और कछुए की स्पीड से हमारे लॉज डेवलप हो रहे हैं। बट फाइनली डेनमार्क जो है एक ऐसा लॉ लेकर आया जिसकी काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो डेनमार्क के पार्लियामेंट में एक बिल जो है, ये बिल टेबल हुआ है, जो कि है रिगार्डिंग डीप फेक। अब डीप फेक जो है उसको हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डीप फेक। डीप फेक मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी का फेस लगा दिया, ठीक है, और मोदी जी का एक वीडियो बना दिया, और उसमें मोदी जी को से जो हमें बुलवाना है हम वो बुलवा दिए। ठीक है, मतलब मोदी जी ने वो रियल में नहीं बोल रहा है, लेकिन ए का इस्तेमाल करके हमने क्या करा कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमने मोदी जी के वॉइस में चेंज कर दिया, या मोदी जी का वीडियो बना दिया उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में जो उन्होंने बोला ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर डीप फेक इज बेसिकली एआई जनरेटेड मीडिया शोइंग रियल पीपल सेइंग और डूइंग थिंग दे नेवर डिड, ऑफन इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द रियल फुटेज। तो ये बिल्कुल असली जैसा लगते, तो किसी लेमैन के लिए पहचानना बहुत डिफिकल्ट है कि वेदर इट इज रियल और फेक। ठीक है, तो कई बार जस्ट इमेजिन कि इसको लेकर कितना ज़्यादा एक पब्लिक ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मोदी जी का ऐसा कोई वीडियो बना दिया कि पड़ोस की वेसिनिटी जो है यहाँ पर टेररिस्ट है, आप यहाँ जाके इस सिटी के सारे लोग उन लोगों को मारो। एक राइट्स जैसा सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है। सो देयरफॉर उसके अलावा अगर हम देखें डीप फेक से कई बार ये भी होता है कि रिवेंज पॉर्न भी करके एक चीज़, तो रिवेंज पॉर्न में फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर कोई पॉर्न है, उसने उस पर्टिकुलर एक पर्सन का चेहरा निकाल के दूसरे पर्सन का चेहरा लगा दिया। उसके अलावा कई बार अब एक और नई चीज़ देखने को ये मिली है कि आपको एक कॉल आता है जिसमें आपको आपके पेरेंट की आवाज़ आती है, और वो बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर पे आप पैसे भेज दो। आपके पेरेंट्स की वॉइस ली और एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से उसको एआई से एक पर्टिकुलर टेक्स्ट दे दिया कि हाँ बेटा मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे इस यूपीआई नंबर पर पैसे भेज। अब ये डीप फेक अपने आप में बहुत ज़्यादा एक कंसर्निंग इशू है, बहुत ज़्यादा क्राइम्स इससे रिलेटेड हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि लॉ हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल लेवल पे ना ही कोई कन्वेंशन, ना ही कोई डिस्कशन अभी इस चीज़ को लेकर है, ना ही कोई पर्टिकुलर लॉ है किसी कंट्री में। डेनमार्क का ये जो प्रपोजल है कि वो एक ऐसा लॉ ला रहे हैं जिससे फेशियल फीचर, वॉइस, अपीयरेंस ऐसा कॉपीराइटेबल। तो फेशियल फीचर, वॉइस और आपकी अपीयरेंस जो है ये अब कॉपीराइटेबल होंगी, और अगर बिना कंसेंट उसका डीप फेक बनता है तो ये अपने आप में इलीगल होगा, वेदर इट विल क्रिएट एनी हार्म और नॉट। अब इसके की प्रपोजल्स क्या है, 3 प्रोटेक्शंस की बात करिए। फर्स्ट, इमिटेशन प्रोटेक्शन। इमिटेशन प्रोटेक्शन में फेस, वॉइस और ट्रेड जो है दिस विल बी प्रोटेक्टेड। परफॉर्मेंस प्रोटेक्शन, सो कवर नॉन वर्बल एंड इम्प्रोवाइज्ड एक्ट नॉन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। सो कोई परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो भले नॉन वर्बल हो या इम्प्रोवाइज्ड एक्ट हो, ये भी प्रोटेक्टेड रहेंगी। और उसके अलावा परफॉर्मर्स प्रोटेक्शन, सो इट एक्चुअली टारगेट्स द डिजिटल मिमिक्री ऑफ म्यूजिशियन, एक्टर एंड आर्टिस्ट। तो इनकी भी डिजिटल मिमिक्री जो है वो नहीं हो पाएंगी। कई बार क्या होता है, सोनू निगम की मैंने आवाज़ निकाली और रफीक साहब का गाना जो है, ठीक है, वो मैंने सोनू निगम की आवाज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस विल ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड। Now extended to all the individuals. So this particular proposed bill that will add section 73A in Denmark's copyright law
इट सेज कि शेयरिंग रियलिस्टिक डीपफेक इज इलीगल इवन पॉर्थमसली। तो आपकी डेथ के 50 ईयर बाद भी आपके जो ट्रेड्स है, फेस, वॉइस, ये सब प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब यहाँ पे फोकस इज ऑन द रियलिस्टिक अपीयरेंस एंड नॉट इंटेंट बिहाइंड द कंटेंट। सो स्टाइलिस्ट पैरोडीज आर एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे जो सटायर्स पैरोडीज रहेंगी ये एक्सक्लूडेड है। जो रियलिज्म है, ठीक है, रियलिज्म जो एकदम रियल और एआई जनरेटेड जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है, वैसा एआई जनरेटेड, वैसा डीप फेक जो है वो अलाउड नहीं रहेगा, दैट विल बी इलीगल। अब एक और चीज ये है कि डीप फेक एज सच इज नॉट इलीगल, विदाउट कंसेंट इफ यू आर पब्लिशिंग इट देन इट विल बी इलीगल। ठीक है, और उसके साथ में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया जो है, नाउ इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम। ठीक है, सो प्लेटफॉर्म्स आर मेड अकाउंटेबल अंडर अंडर दिस बिल। सो अगर कोई फेसबुक या फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम को मैं बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर डीपफेक है, मेरा बनाया गया है विदाउट माय कंसेंट, सो दे हैव टू रिमूव इट। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दे विल फेस हेवी पेनल्टीज। सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि डीपफेक आप बना सकते हो, ठीक है, बट पब्लिकेशन इट इज बैन, इट विल बी अ क्राइम। एक्सप्रेशन, सटायर, पैरोडी हो, जैसे हमने डिस्कस करा, इट विल बी एग्जम्प्टेड। ओके, नाउ इन्फोर्समेंट को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठाए गए हैं। व्हाई? बिकॉज डेनमार्क में बिल आया है, डेनमार्क में एप्लीकेबल होगा, बट डेनमार्क का कोई पर्सन हो सकता है, उसका डीफेक हो सकता है मैं यूके में बनाऊं, इंडिया में बनाऊं, यूएस में बनाऊं। सो यहाँ पे इसको इन्फोर्स कैसे करेंगे, दिस विल बी अ क्वेश्चन। सो देयरफॉर रेगुलेशन विदाउट इन्फोर्समेंट इज अ सिग्नल नॉट अ शील्ड। सो मेनी पीपल क्रिटिसाइज इट कि ये जो है दिस इज जस्ट अ सिग्नल नॉट अ शील्ड। नाउ ग्लोबल रिलेवेंस क्या है? अगर ग्लोबल रिलेवेंस देखें तो इट कैन स्टैंड एज अ मॉडल लॉ। और अगर हम इंडिया के रिलेशन में भी बात करें तो इंडिया में ऐसा लॉ नहीं है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर, ठीक है, हमारे आईपी लॉज के अंडर इंडिया में जो सेलिब्रिटीज है, जैसे अमिताभ बच्चन ले सकते हैं हम, या फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अनिल कपूर, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल्स है, इनके डायलॉग, इनकी वॉइस, इनके नेम्स, दिस आर प्रोटेक्टेड। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लव सिखो।